लोग इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लें, कोई भी हमारे पास ब्रेस्ट सिम्टम्स होंगे तो हम लोग ये टेस्ट करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए। हम लोग फर्दर जो है ना, जैसे जैसे डिजीज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको सिर्फ इनके नाम बताऊंगी, पूरे ये नहीं बताऊंगी किस किस में करवा सकते हैं। तो हम लोग एक ही तरह से उसको कंबाइन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेमोग्राफी, सबसे पहले मेमोग्राफी हम लोग करवाते हैं। मेमोग्राफी में क्या होता है, सॉफ्ट टिशू मेमोग्राफी ना बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ्स होते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर उन पेशेंट्स में बहुत अच्छे होते हैं जो कि 35 ईयर से एज अबव होती है, जिन फीमेल्स की, उनमें मेमोग्राफी इसलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास ब्रेस्ट जो है ना लेस डेंस होती है। जिन भी पेशेंट्स में जो है ना लेस डेंसिटी की हमारे पास ब्रेस्ट होगी, उनमें ये मेमोग्राफी बहुत अच्छा काम, मेमोग्राफी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी। और बेसिकली ये जो है ना हमें कैल्सिफिकेशंस के बारे में भी बताती है, ठीक है। लेकिन जो अब जिनकी उम्र जो है ना 35 ईयर्स से कम है, तो हम लोग फिर उनके लिए क्या करें, उनके लिए हम लोग करेंगे अल्ट्रासाउंड स्कैन। ये जो है ना यंग वुमेन के लिए बहुत अच्छा है ये टेस्ट। और ये ना बेसिकली डिस्टिंग्विश कर देता है सिस्ट को फ्रॉम द सॉलिड लीजन से, कि बेसिकली सिस्ट हैं या हमारे पास सॉलिड लीजन है, उनको अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश करेगा। तो ये उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा जो कि यंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमआरआई। बेसिकली एमआरआई को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। एमआरआई में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एमआरआई क्या करता है बेसिकली, ये हमारे पास बताता है कि रिकरेंस ऑफ स्कार का बताता है। बेसिकली स्कार जो है ना हमारे पास प्रीवियसली किसी भी वजह से हो रहा हो, कि भी इसका ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ हो या कोई कार्सिनोमा हो, तो प्रीवियसली उन लीजन्स को हमारे अच्छी तरीके से बता देता है। एमआरआई रिकरेंस ऑफ स्कार को बताता है। और सेकेंडली हमारे पास एक बहुत अच्छा ये बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी इसको कह रहे हैं, जिनमें इम्प्लांट्स होते हैं और जिनमें हाई रिस्क होता है, फैमिली हिस्ट्री इनकी हाई होती है। उन पेशेंट्स में भी अच्छी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, हाई रिस्क ऑफ कैंसर इन जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। और हमारे पास जिनमें हाई रिस्क ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है ना, उनमें भी बहुत अच्छा एक मार्कर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन पाई जाती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। रिकरेंस और स्काई बताया था जिनमें इम्प्लांट है और हाई रिस्क ऑफ कैंसर। फोर्थली हम लोग एक कराते हैं नीडल बायोप्सी और साइटोलॉजी। इसके अंदर फर्दर 3 हमारे पास आ जाती हैं, एफएनएसी कोर कट बायोप्सी या लार्ज नीडल बायोप्सी। एफएनएसी क्या है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम लोग एक नीडल के ज़रिए एक थोड़ा सा पार्ट जो है ना बायोप्सी कर लेते हैं ब्रेस्ट का, जिसकी वजह से इसको साइटोलॉजी कराते हैं। क्या तो इसे हमें पता चलती है कैंसरस तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना ज़्यादा इन्वेसिव नहीं होता और ज़्यादातर इसकी इफेक्टिवनेस ना कम होती है। लेट सपोज़ कि हमारे पास ये ब्रेस्ट है, हम और कैंसर यहाँ पे है, तो हम लोग को नहीं पता है कि कैंसर यहाँ पे है, तो फाइन नीडल कहीं भी जाएगी तो सिर्फ यहाँ, लेट सपोज़ ये फाइन नीडल है तो सिर्फ यहाँ का थोड़ा सा पार्ट लेकर आएगी ना, तो ये हमारे पास क्लियर रहेगा। तो इसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है इस टेस्ट की, तो हम लोग करते हैं इसकी जगह कोर कट बायोप्सी। बेसिकली ये क्या करता है कि पूरे थोड़े से कोर, ज़्यादा इसकी नीडल जो है ना थोड़ी सी मोटी होती है और ये ज़्यादा पार्ट लेकर आते हैं बायोप्सी का एज़ कम्पेयर टू एफएनएसी। तो कोर कट बायोप्सी जो है ना हम लोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं पेशेंट में। और इसकी नीडल जो अगर आपसे पूछता तो नहीं आता, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो 21G और 23G की नीडल होती है इसकी, और 10 ml जो है ना इसकी नीडल सिरिंज होती है, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा पार्ट हम लोग ले सकते हैं बायोप्सी में, कोर कट बायोप्सी। अब एक और बायोप्सी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज नीडल बायोप्सी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ी नीडल जो है ना यूज़ की जाती है इस टेस्ट में, और जैसे 8G और या फिर 11G नीडल्स जो है ना यूज़ की जाती है। बेसिकली ये बायोप्सी वाला मेथड ना उन पेशेंट में पता चल जिनमें माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होती हैं या फिर फाइब्रो एडिनोम होता है। इन दोनों ही केसेस में कंप्लीट एक्सीजन हो जाती है बिनाइन लीजन्स की। तो ये सब जो है ना निकल सकती है लार्ज नीडल बायोप्सी से ही, ठीक है। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो कि हमें हर कैंसर में करवाना चाहिए, ट्रिपल असेसमेंट टेस्ट। बेसिकली अगर हम लोग ब्रेस्ट में बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें हमारे पास हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आ जाती है, मतलब कि क्लिनिकल असेसमेंट, इसको कह लें क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग आ जाती है, इमेजिंग कह लें जिसको हम लोग इमेजिंग कहते हैं।
इसमें हम लोग क्या होता है कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं और मेमोग्राफी करवाते हैं, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करा। सेकेंडली हम लोग पैथोलॉजी की बात करते हैं, और पैथोलॉजी आपको पता है कोई भी पैथोलॉजी होगी तो हम लोग उसके लिए क्या करवाएंगे, या तो फाइन नीडल एस्पायरेटरी कराएंगे, या फिर FNAC हो गया ये, या फिर हम लोग करवाएंगे कोर कट बायोप्सी, जो कि अभी हमने आपकी बात की कोर कट बायोप्सी। ये तीनों जो है ना ट्रिपल असेसमेंट का पार्ट है बेसिकली। इससे क्या होता है कि आपको जो है ना एक बहुत कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस मिलती जल्दी है। 99.9 केसेस में ये करेक्ट होता है तीनों। क्या है तक हमने इसमें क्लिनिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एंड पैथोलॉजी बाय द FNAC और द कोर कट बायोप्सी, ट्रिपल असेसमेंट। ये तो हमने सब इन्वेस्टिगेशंस की बात कर ली। अब हम लोग निपल पे आ जाते हैं। बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस की बात करिए, हम कुछ डिजीज़ की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास एक निप्पल ही एब्सेंस होगा, जो कि रेयर कंडीशंस है, तो हम फिर उसको कहेंगे एमेजिया, मतलब कि हमारे पास अगर ब्रेस्ट ही नहीं होगी तो हमारे पास निप्पल भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमने टर्म्स जो है ना याद रखनी है। कुछ केसेस में क्या होता है कि सुपर न्यूमेररी निप्पल्स होते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या सुपर न्यूमेररी निप्पल्स होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक ही लाइन में ना ब्रेस्ट के 2 निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेयर कंडीशंस हैं लेकिन होते हैं, मेरा प्रेजेंट्स होते हैं। मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये बेली इन लव में एक पिक्चर है, ये देखें। एसेसरी निपल भी कहते हैं और इसको एक एक्स्ट्रा निपल भी कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ रेयर कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अब हम सेकेंडली हम लोग बात कर लेते हैं जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, निप्पल रिट्रैक्शन। बेसिकली बहुत ये हमारे पास कॉन्जेनाइटली भी हो सकता है या प्यूबर्टी पे भी हो सकता है, और लेटर इन द लाइफ में निपल रिट्रैक्शन के केसेस आ रहे होते हैं। निपल रिट्रैक्शन को बेसिकली अगर ये प्यूबर्टी पे होता है तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये नॉर्मल है, और इसको ये भी कह सकते हैं सिंपल निप्पल इन्वर्जन है, और ये बिनाइन कंडीशन होती है, ये खुद ही सही हो जाती है, इसको किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और 25% केसेस में ये बायलैटरल होती है। ठीक है, और लेटर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो निप्पल रिट्रैक्शन है ना वो स्लिट लाइक होती है। मैं आपको इसको पिक्चर भी दिखाऊंगी, स्लिट लाइक रिट्रैक्शन होती है। और कुछ केसेस में होता है सर्कमफेरेंशियल रिट्रैक्शन होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो स्लिट लाइट रिट्रैक्शन और ये जो सर्कमफेरेंशियल रिट्रैक्शन, जब स्लिट लाइट रिट्रैक्शन होगी ना निप्पल की, वो मे बी डक्ट एक्टेजिया की वजह से हो सकती है, या फिर हमारे पास क्रॉनिक पेरिडक्टल मेस्टाइटिस है उस वजह से भी हो रही है। और जो सर्कमफेरेंशियल हमारे पे रिट्रैक्शन हो रही है ना, ये हमें बता रहा होता है कि अंडरलाइन कोई कार्सिनोमा है। ठीक है, मैं आपको इसका पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखें, स्लेट लाइक, ये स्लेट लाइक हमारे पास रिट्रैक्शन हो रही है, और ये सर्कमफेरेंशियल। मैंने कहा आपको स्लिट लाइक रिट्रैक्शन हमारे पास डक्ट एक्टेजिया में मिल सकता है, मेस्टाइटिस में, क्रॉनिक पेरिडक्टल मेस्टाइटिस में मिल सकता है। और ये जो सर्कमफेरेंशियल है, ये देखें सर्कमफेरेंशियल हमें ये इंडिकेट कर रहा होता है कोई अंडरलाइन कार्सिनोमा है। ठीक है, निप्पल की बात हमने, निप्पल रिट्रैक्शन की बात करिए। अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास कोई नेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं होता है हमारे पास। अगर हमारे पास इन स्लिट लाइक सर्कमफेरेंशियल प्यूबर्टी हो तो कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हो रहा है तो स्पॉन्टेनियसली खुद ही ठीक हो जाएगा। या फिर हम लोग सिंपल इसके अंदर कॉस्मेटिक सर्जरीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके एक ड्रॉबैक है कॉस्मेटिक सर्जरीज़ का कि ये अंडरलाइन जो है ना हमारे पास जो डक्ट्स होती है ना उनको डिवाइड कर सकता है, उनको हार्म पहुंचा सकता है कॉस्मेटिक सर्जरीज़ में। और या फिर मैकेनिकल सक्शंस आते हैं, उनके ज़रिए भी रिट्रैक्शन ठीक हो सकती है, अनलेस कि वो स्लिट लाइक और या फिर सर्कमफेरेंशियल रिट्रैक्शन ना हो निपल की। इनके लिए हमें इनके कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिकल सक्शन हो गए। अब कुछ ना और तरीके के निपल्स भी मिलते हैं। लेट्स हमारे पास ना क्रैक्ड निपल्स होते हैं,
ये क्रैक निपल्स भी ना हमारे पास लैक्टेशन में मिल रहे होते हैं। जब लैक्टेशन में हमारे पास क्रैक्ड निपल्स मिले ना तो फौरी जो है ना लैक्टेशन को छोड़ देना चाहिए 24 to 48 आवर्स के लिए। और जो फीडिंग जो है ना बिल्कुल उस वक्त छोड़ देनी चाहिए। ये मे भी कॉज हो सकता है एक्यूट इन्फेक्टिव मैस्टाइटिस का। ठीक है। सेकेंडली पेपिलोमा भी मिल सकता है निप्पल का। जब भी पेपिलोमा ऑफ निप्पल मिलेगा ना तो पेपिलोमा वैसे ही प्रेजेंट करेगा जैसे कि हमारे पास कुटेनियस पेपिलोमा मिलता है। ठीक है। इसके जो या तो इसको एक्सरसाइज कर देंगे टाइनी डिस्क ऑफ स्किन से, या फिर जो है ना इसकी बेस को टाई कर देंगे लाइगेचर से। ठीक है। और उसके बाद जो पेपिलोमा है ना वो खुद ही गिर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसी तरीके से ये भी लाइक पेपिलोमा भी हो सकता है। और सेकेंडली और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको एनाटमी में इसके मॉन्टगोमरीज ट्यूबरकल बताया था। इसकी एब्सिस भी बन सकती है या रिटेंशन सिस्ट ऑफ द ग्लैंड। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास एरोला में रिटेंशन सिस्ट ऑफ ग्लैंड में लिख देती हूँ। इस कंडीशन में क्या होता है, जब मैंने बात की थी कि एरोला में सबसे ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स मिलते हैं। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन ये इलार्ज हो जाते हैं टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द निप्पल। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो है ना ये ग्लैंड्स जो है ना जो सीबम वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं और एक स्पेशियस सिस्ट फॉर्म करने लग जाते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये मॉन्टगोमरी की वजह से हो रहा है। ठीक है। रिटेंशन सिस्ट ऑफ अ ग्लैंड है। और कंडीशन होती है हमारे पास एक्जिमा एंड द पेजर्स डिजीज़। बेसिकली पहले एक्जिमा ऑफ द निप्पल की बात कर लें। ये हमारे पास मेनली अगर बात करें तो ये उन निप्पल की कंडीशन रेयर कंडीशंस होती हैं, बायलैटरल मिलेंगी, लेकिन ये ज़्यादातर इसलिए मिलेंगी क्योंकि बॉडी में कहीं और भी एक्जिमा है जिसकी वजह से निप्पल का एक्जिमा हो रहा है। ये रेयरली कंडीशन होती है। और एक और डिजीज़ होती है हमारे पास पेजर्स डिजीज़। बेसिकली इसमें भी है ना निप्पल का एक्जिमा हो रहा था, लेकिन ये मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। आपको इनका ना डिफरेंस पता होना चाहिए, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इसके कुछ डिफरेंशियल पॉइंट्स बता देती हूँ। बेसिकली एक्जिमा जो है ना हमारे पास बायलैटरल होगा। ठीक है। और जो पेजर्स डिजीज़ है ना वो हमारे पास यूनिलैटरल होगी। जो पेजर्स डिजीज़ है ना ज़्यादातर हमारे पास ओल्डर पेशेंट्स होंगे इसके, और एक्जिमा के हमारे पास ना थोड़े से यंगर पेशेंट्स होंगे एज़ कम्पेयर टू द पेजर्स डिजीज़। और पेजर्स डिजीज़ में ना कोई प्रोराइटस नहीं होगा, नो प्रोराइटस, जबकि एक्जिमा में प्रोराइटस ऑफ कोर्स होगा। ठीक है। और जो पेजर्स डिजीज़ है ना ज़्यादातर हमारे पास निप्पल पे मिलती है और फिर बाद में स्प्रेड होती है एरोला में। ठीक है। और लेकिन जो एक्जिमा है ना वो ज़्यादातर हमें पहले एरोला में मिलेगा, उसके बाद कहीं जाके लेटर ऑन हम लोग को निप्पल पे शो होगा। ठीक है। अगर हम लोग इसकी ब्रेस्ट डिजीज़ की बात करें तो एक्जिमा में कोई लेना देना नहीं होता ब्रेस्ट डिजीज़ से। बेसिकली ये एक्चुअली कहाँ से आ रही होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये एसोसिएटेड होती है किसी भी बॉडी में अलग जगह से। हमारे पास बॉडी में एक्जिमा हो रहा है उससे रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन जब पेजर्स डिजीज़ में ना क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अंडरलाइंग ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसकी वजह से ये पेजर्स डिजीज़ हो रही होती है। कुछ डिफरेंसेस हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये तो हमने पूरी निप्पल की बात कर ली, निप्पल के स्ट्रक्चर पे बात कर ली, क्रैक निप्पल्स हो गए, रिट्रैक्शन हो गई। अब हम लोग जो है ना निप्पल डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं।